हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में से 31,277 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में। देखिए, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा होगी, विद्यालय आवंटन क्यों नहीं होगा इसके बारे में चर्चा होगी, बीएसए ऑफिस में नियुक्ति का क्या मतलब है, और डिमांड ड्राफ्ट, शपथ पत्र, मेडिकल वगैरह के बारे में क्या कुछ होने वाला है, करेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में क्या कुछ होगा, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अर्लियर अगर आपको पॉसिबल था तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने आज ही डीडी को बनवा लिया है। डीडी बनवाने में बहुत बड़ा इशू नहीं है, कल का पर्याप्त समय है। आप लोग जा सकते हैं, किसी भी अपने इष्ट मित्र को या अपने अभिभावकों को भी कह सकते हैं, वो लोग भी अपने खाते से, किसी के भी खाते से बनवा सकते हैं। बस इतनी सी बात होती है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, जो नामे लिखा है मैं उसको क्लियर ही कर लेता हूँ। ये यहाँ पर साफ साफ दिया है पॉइंट नंबर 5 में जो सर्कुलर है, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से आप बनवाएंगे, ठीक है। और आपको काउंसलिंग डॉक्यूमेंट में समस्त शैक्षिक जो मूल अभिलेख हैं, हार्ड कॉपी है उसको लाना है, अन्य मूल अभिलेख भी लाने हैं। अगर आपका विकलांगता का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, इन सबको आपको लाना है। इनकी 2 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति लानी है। देखिए, बहुत सारों ने तो पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था 3 से 6 जून वाली में, तो उनको सब कुछ मालूम होगा। 4 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो ले आएंगे और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ये स्पष्ट रूप से लिखा रहना चाहिए। आप ऐसे भी लिखवा सकते हैं सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, या आप ऐसे भी लिखवा सकते हैं सेक्रेटरी, ठीक है। तामझाम न पालिए, सीधे से लिखवा लीजिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, बस इतना सा लिखवा लेना है। बहुत लोग लिखवाते हैं यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखवा लेते हैं, बेसिक एजुकेशन काउंसिल कुछ लोग काउंसिल नहीं लिखवाएंगे, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें लिखवाएंगे। तो इसका आप झमेला ही खत्म करिए, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद सीधे से आप उसमें स्पष्ट रूप से इंगित करवा लीजिए। किसी के भी खाते से बने, किसी के भी नाम से बने, मतलब किसी के भी नाम से, मतलब उसमें यह होता है कि पेई का नाम क्या होगा, इस तरह से चीज़ें कि किसके नामे जाना है, ये बस इसमें कंफर्म होना चाहिए कि इसके नामे हो, और कोई भी उसमें पेमेंट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। 500 रुपये ओबीसी जनरल वाले, यूआर वाले, और इसके बाद SC ST वाले 200 रुपये का। और जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए कोई भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा, वो लोग बिना डिमांड ड्राफ्ट के आएंगे, ठीक है। अब देखिए, 100 रुपये का एक स्टैम्प में आप लोग लिखवाएंगे कि मेरे द्वारा ऑनलाइन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं, शैक्षिक मूल अभिलेख, अन्य अभिलेख पूर्णतः सही हैं, वह इस जनपद में नियुक्त के उपरांत अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। देखिए, पिछला वाला आपका शपथ पत्र यही है, लेकिन जो है विषय वगैरह है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 69,000 आबलिक 31,277 ये आप लिखवा लें, ठीक है। और अभी बीएसए ऑफिस से कल की डेट में अपना निकलना शुरू हो जाएगा, यहाँ का वो प्रारूप, यहाँ का ये प्रारूप, आप जाके वहाँ भी बनवा सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार इसके बारे में बताया है। हलफनामा देयर इज़ नो एनी, मतलब दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिना किसी हेडेक के, बिना किसी कन्फ्यूजन के आप लोग जाएं, वहाँ पे बेभाव मिलता है। 150-200 में आप खरीद सकते हैं। नाम आप अपना वहाँ पे इंगित करेंगे, रजिस्टर में रहता है, तमाम अपना दुकान वाले बेचते रहते हैं। वहाँ पर एडवोकेट ही खुद आ जाते हैं, नोटरी वगैरह का वो अटेस्ट करवाए रखे रहते हैं। आपकी फ़ोटो और वो डॉटेड रहता है, नाम, पिता का नाम। तो इसके लिए बहुत सारे जनपदों में ऐसी सुविधाएं मिल जाती हैं। नहीं, वहाँ के कचहरी में जाके आप लोग आसपास की बनवा सकते हैं। आप प्राथमिक तौर पर एक हलफनामा वही पुराना वाला लेके जाएंगे, लेकिन हाँ उसमें थोड़े से चेंजेस करवा लें। जहाँ 69,000 है आबलिक 31,277 करवा लें, बस हो गया, और हूबहू वही रहेगा, ठीक है दोस्तों। और उसकी डेट वगैरह बदल जाएगी, ये भी चीज़ें होंगी,
चूँकि डेट पहले की पड़ी होगी, उसमें सिग्नेचर है, नोटरी की डेट, सब कुछ है, तो इस वजह से लेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे पिछला वाला चल तो नहीं जाएगा, वो नहीं चल पाएगा। ठीक है, अब ये है सोशल डिस्टेंसिंग, ये वो भला ढीम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, शिक्षा मित्रों को अपना भाई ध्यान रखें, जो शिक्षा मित्र हैं 25 अंक का भारांक वाला आप सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएं और उसको जो है आराम से दिखाएं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इशू है वो मैं बताता चलूँ, पॉइंट नंबर 4 कहाँ पर गया। जी हाँ, देखिए, जनपदीय चयन समिति सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अन्य अभिलेखों की जांच कर अहर पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र निर्गत कब करेंगे, 16 तारीख को, और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा। कंफर्म हो लें, 16 को नियुक्ति पत्र मिलेगा और फिर इसके बाद में भी किसी दिन 16 को ही ज्वाइन करा लें, किसी को 17 के, ये अपने अपने ज़िले की अपनी अपनी सुविधा होती, 2 से 4 दिन आगे पीछे होता रहता है। तो आपको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यानी कि बीएसए ऑफिस में ज्वाइंट करवाया जाएगा। ठीक है, जिस दिन से ज्वाइनिंग आपकी हो जाएगी, पिछली वीडियो में बताया, उस दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट। और यहाँ पे सबसे बड़ा इश्यू है, जो मैंने आपको प्रेस रिलीज दिखाया था, उसमें निर्वाचन आयोग से परमिशन के बाद विद्यालय आवंटन और अन्य नियुक्ति प्रक्रियाएं संपन्न की जाएंगी। तो आपकी ज्वाइनिंग हो गई। कुल मिला के फालतू की चीज़ों से दूर रहें, आपको खुद ही गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लेते हुए विद्यालय में संबद्ध करवाया जाएगा। ठीक है, वो बात की प्रक्रिया है। पहले आप काउंसलिंग करवाइए, नियुक्ति पत्र लीजिए, बीएसए ऑफिस में ज्वाइन करिए, आपकी सैलरी स्टार्ट हो गई। ध्यान रखें, कल का भी बहुत ही क्रूशियल टाइम है कल के लिए। 2 कार्य अवश्य रूप से पूरा करा लें। जिरॉक्स वगैरह आपने ढेर भर बनवा रखी होंगी पहले से ही, वो सारी की सारी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब मैं थोड़ा सा और चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में जो लोग पूछ रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ 9वें पॉइंट में दिया है, अनंतिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच में समिति द्वारा नियुक्ति हेतु अहर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र 2 दिन के भीतर प्राप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, 16 को आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो उसके 2 दिन के भीतर 18 तक में आप मेडिकल सर्टिफिकेट वहीं की, मतलब उसी ज़िले में आपका बन जाएगा। वो लोग अपना खुद, देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जनपद स्तर पर सीमित हो जाती हैं। वहाँ जैसी व्यवस्था होगी उसके अनुरूप आपको ढल जाना होगा। ठीक है दोस्तों, इसके लिए परेशान नहीं होंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और कुल मिलाकर ये है कि जिनका हो जा रहा है सब प्रेम, आप लोग काउंसलिंग करवाएं, और जिनका नहीं हो जा रहा है वो लोग अपने स्तर से कार्य करें। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या करें, तो क्या करें में देखिए दोस्तों, ये है, अगर मैं इस तरह की चीज़ें बोल देता हूं तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को जिनका चयन हो चुका है उनको बुरा लगता है कि सर आप भर्ती फंसाने के हथकंडे बता रहे हैं। देखिए, हथकंडे नहीं, हकीकत है ये कि जिसका नहीं होगा तो वो अपने स्तर से प्रयास अवश्य करेगा। तो वो लोग अपना पैरवी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से मांग रख सकते हैं कि साहब इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए, ऑर्डर तक रुक जाने दीजिए। कल वैसे ही 13 तारीख की डेट में SCRT में बहुत सारे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनके द्वारा अनुनय विनय किया जाएगा, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा जाएगा, और फिर इसके बाद 14 तारीख को हियरिंग है। 14 को देखते हैं। ऐश्वर्या भाटी मैम की तरफ से एक उनका स्नैप वायरल हो रहा है, चैटिंग सही है या गलत है, मुझे लगता है थोड़ी सी सही ही है उसकी, चूँकि इंग्लिश वगैरह में वो लिखा हुआ है और ऐसा लगता है कि वो सही है। उनके द्वारा यही कहा गया है कि 14 के लिए फ्री रहें, और ये तो एकदम से क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि 14 को नोटिस मिल चुकी है, गवर्नमेंट को नोटिस मिल गई, गवर्नमेंट अपना पक्ष रखेगी, और वहीं पर आईए के माध्यम से अन्य जो पैरोकार हैं वो भी अपना पक्ष रखेंगे, जिसमें प्रमुखता से ये बात उठाई जाएगी कि 67,867 का या 69,000 का जो ऑर्डर है ललित साहब की बेंच में रिजर्व है उसको जल्द से जल्द डिलीवर किया जाए, या 31,000 के संबंध में जज साहब का क्या कुछ कहना है उसके बारे में भी चीज़ें कही जाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। 14 के लिए इंतजार करिए, कल के लिए इंतजार करिए, प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों से क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है, और साथ ही साथ जिनका नहीं हो रहा तो सीधे से आप लोग प्रतीक्षा कर सकते हैं एक अच्छे समय की, जब पुनः फिर से ऑर्डर आए और उसके बाद से चीज़ें होनी स्टार्ट हों। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि सर SC में मेरा 72 है
और किसी का 67-68 ही था, उसका हो गया। देखिए एक इसका रीज़न ये है कि आपने यूआर में क्वालिफाई किया होगा। 71 है आप तो यूआर में क्वालिफाई किए होंगे, और जब आपका समानुपात में हुआ 31,000 के सापेक्ष तो आप यूआर में टॉप पे नहीं होने के कारण से बाहर हो गए। जबकि एक आपका भाई जिसका 68 है वो एससी में ही जगह पाया रहा होगा, इस वजह से उसका सिलेक्शन 31,000 में भी हो गया है, 67 में तो था ही था। तो कुल मिलाकर यूआर में जो ओबीसी एससी फाइट किए थे वो इसमें सीधे से लगभग बाहर हुए हैं, और जो अपनी कैटेगरी में फाइट किए थे वो सारे के सारे इन ही हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो और भी बता सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस की कंफर्मेशन हो चुकी है, जैसे ही उसका केस नंबर वगैरह आ जाएगा मैं शेयर करूंगा, और इसके बाद लखनऊ बेंच में देखते हैं क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए ये कुछ अपडेट थी, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।